दोस्तों आज हम लोग साइंस का टोटल 25 क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे। चलिए बिना किसी देरी का स्टार्ट करते हैं। याद रखिएगा 25 क्वेश्चन तो होता है, लेकिन इसके साथ ही आपका डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के कारण आप लोग का क्वेश्चन थोड़ा बढ़ जाता है। तो चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है कि सल्फर S8। याद रखिएगा जब भी सल्फर जो आता है वो S8 के रूप में आता है। सल्फर का ऑक्सीकरण संख्या और संयोजकता क्या होता है? ऑक्सीकरण संख्या मतलब ऑक्सीडेशन नंबर, संयोजकता मतलब होता है वैलेंसी। तो याद रखिएगा ऑक्सीकरण संख्या सल्फर एसिड का 0 होता है और आपका संयोजकता 2 होता है। इस चीज़ को याद रखना है। सल्फर आपका संख्या, सल्फर का परमाणु संख्या आपका याद रखिएगा 16 होता है। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। कितना होता है? 16 होता है। चलिए आगे देखते हैं। और ये जो है सल्फर को और क्या कहा जाता है? ब्राइमस्टोन, BRIM, ब्राइम, STONE, स्टोन, ब्राइमस्टोन कहा जाता है। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 2 क्या है? करें एक व्यक्ति 100 सेंटीमीटर के निकट की वस्तुओं को नहीं देख सकता। ठीक है भैया, तो वस्तु है, इसका मतलब u बराबर दिया हुआ है, आपका u बराबर दिया हुआ है 100 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर और क्या है? कह रहा है कि लेंस के फोकस दूरी, इसका मतलब लेंस का फॉर्मूला लगेगा। जो फॉर्मूला होता है 1/f बराबर लेंस मतलब लेस, लेस मतलब 1/v, माइनस लेस मतलब माइनस 1/u। याद रखें कि हमेशा इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। लेंस का फॉर्मूला 1/v माइनस 1/u। लेंस है तो एल से लेंस, एन तो लेस, लेस मतलब कम, कम मतलब माइनस करना है बीच में। और जैसे ही मिरर आएगा तो आप प्लस कीजिएगा। उसके बाद और क्या बोल रहा है कि जिसकी आवश्यकता उसे 25 सेंटीमीटर पर रखी वस्तु को साफ साफ देखने के लिए होगी। तो ये आपका भी जो हो गया भी, तो याद रखिए भी आपका 25 सेंटीमीटर हो गया। अब जरा आप इसको सॉल्व कीजिए। क्या हो सकता है? रखी वस्तु साफ साफ दिखने, तो इसको फॉर्मूला अगर हम पुट करें तो भैया 1/f, 1/f बराबर 1/v आपका क्या है? भी आपका है 25 और माइनस 1/u आपका 100 सेंटीमीटर। जब इसको सॉल्व करिएगा तो ये आपका कितना हो जाएगा? 100 एलसीएम, 25 चौके 100 और 25 एकम 25, 4 माइनस 1, 3/100। तो एफ आपका क्या है? 100/3 हो जाएगा, जिसको हम 33.33 भी सेंटीमीटर लिख सकते हैं। क्योंकि ये प्लस है तो याद रखिएगा इस चीज़ को आपको देखना है। अब जो है यहाँ पे प्लस 33.33 सेंटीमीटर आपका आंसर आ गया। अच्छा, लेंस, कौन लेंस? जैसे अवतल लेंस जिसको हम लोग कनकेव लेंस बोलते हैं, कनकेव लेंस बोलते हैं। एक होता है कन्वेक्स लेंस बोलते हैं, कन्वेक्स लेंस बोलते हैं। याद रखिए एक होता है द्विफोकल लेंस होता है जिसको बाइफोकल बोलते हैं। एक स्पायरल होता है जिसको बेलनाकार बोलते हैं। अच्छा, कनकेव लेंस हम लोग लगाते हैं क्योंकि ज़्यादातर स्टूडेंट निकट दृष्टि दोष होता है। इसका मतलब कि दूर की चीज़ें उसे नहीं दिखाई देती है। निकट दृष्टि दोष मतलब निकट की दृष्टि ठीक है लेकिन दूर की चीज़ नहीं दिखाई देती है, तो वो कनकेव जिसको अवतल लेंस है, अवतल लेंस लगाता है स्टूडेंट ज़्यादातर। याद रखिएगा कन्वेक्स होता है दूर दृष्टि दोष, इसका मतलब उसको निकट की दृष्टि नहीं दिखाई देती है और ये ज़्यादातर बूढ़े लोग को होता है। और द्विफोकल, याद रखिएगा द्विफोकल मतलब एक लेंस ऊपर एक लेंस आपका नीचे। ठीक है, शायद एक ऊपर आपका कनकेव और नीचे कन्वेक्स लगता है शायद। ठीक है, इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। चलिए, और बाकी आपका जो ये सॉरी बेलनकार वाला है तो वो आपको अबिंदुकांत, जिसको मोतियाबिंद कहते हैं, वो लगाते हैं। तो ये सब आपका इम्पोर्टेंट है, इसलिए आपको रिपीट करवा दी है। क्योंकि जो है ये आ नहीं रहा है, बार बार फिगर ठीक से नहीं आ रहा है। खैर देखिए हम ट्राई करते हैं। और अच्छा, चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 3 क्या है? 3 में कह रहा है कणों का द्वैत प्रकृति किसके द्वारा प्रस्तावित की गई? याद रखिएगा ड्वेल नेचर ऑफ क्या? आपका पार्टिकल, जिसको बोलते हैं कण का द्वैत पार्टिकल। तो याद रखिए ये डी ब्रोगलिन दिया था, इस चीज़ को आपको याद रखना है। ठीक है, फॉर्मूला जो डी ब्रोगलिन का है वो होता है लेमडा इजकल टू H/P, H/m/v 1 इसको हम लिख सकते हैं 2√2m टू काइनेटिक एनर्जी। इसका मतलब ये हो गया कि तरंगदैर्घ्य जो है, तरंगदैर्घ्य कल को पूछ लेगा एग्जाम में,
इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू मोमेंटम, इस पर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/v वेलोसिटी जिसको बोलते हैं, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट एनर्जी जो है। तो ये इससे ये पॉइंट आपका आया जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। नंबर आपका 4 क्या है कि भैया क्रमांक 16 है, याद रखिएगा क्रमांक 16 वैसे भी आपका सल्फ़र है। सल्फ़र आपका जैसे ब क नौफ ने, तो ऐसे करके आपका इस तरह से तत्व है। ने आपका नियोन है जो कि 18वां तत्व है। फ्लोरीन 17 है और ऑक्सीजन आपका क्या है 16वां, और ऑक्सीजन के नीचे ही आपका सल्फ़र आता है। इसका मतलब ये 16वां जो है आपका वर्ग आता है। और ये बोल रहा है किस समूह में रखा जाएगा। तो याद रखिएगा ये समूह की बात करें तो समूह हम लोग कैसे निकालेंगे, जैसे सल्फ़र का अगर हम क्या बोलते हैं उसको, हम लोग ये निकालेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो आपका हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। ज़रा देखते हैं 16 पूरा कि नहीं। 1s2 2s2 2 2 4 6 4 10 10 2 12 12 4 16, यहाँ 6 नहीं, यहाँ पर 4 होगा। यहाँ पे क्या होगा 4 होगा। अब पी कक्ष में जो इलेक्ट्रॉन है आप यहाँ पर देखिए, पी कक्ष में इलेक्ट्रॉन का वर्ग, तो अब ये कितना हो जाएगा। तो आप देखिए पी कक्ष में, तो एक तो पी कक्ष में ये हो गया और ये हो गया, तो टोटल कितना हो जाएगा 6 4 10। ठीक है, इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। तो अंतिम कक्ष का इलेक्ट्रॉन जो है कैसे निकालेंगे, तो जो आपको 6 + 10 कीजिए तो ये आपका अंतिम कक्ष में 16वां वर्ग आपका पता चल जाएगा। ठीक है, तो वैसे भी आपको ये दिख ही रहा है कि 16वां वर्ग है। ठीक है, चलिए सल्फ़र का जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 2 8 और 6। 8 2 10 तो ये हो गया, और फिर लास्ट में आपका 6 6 4 10 6 2 8 2 10 ये हो गया। अब बाकी 4 2 6 ये आपका, क्योंकि तीसरा लास्ट का जो है आपका कक्ष देखिए तो 4 2 6 आता है, तो 6 आपका यहाँ पर आंसर होगा, षष्टक जिसको बोल रहे हैं। ठीक है, इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। आगे चल के क्वेश्चन एग्जाम पे, वैसे भी जितना भी क्वेश्चन आपका आता है ये सब जो है कहीं ना कहीं कोई एग्जाम में पूछा गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 है कि ऑप्टिकल फाइबर, ये हम लोग रिपीट कर चुके हैं कि ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो ऑप्टिकल फाइबर जो है आपका पूर्ण आंतरिक सिद्धांत पर काम करता है, जिसको हम लोग टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहते हैं। चलिए आगे है, प्रकाश तंतु के बारे में आपको हर जगह आपको काम देगा। जैसे कि आप कोई भी कोई भी जो है डाटा अगर ट्रांसफ़र कर रहे हैं कहीं दूर से, तो फिर आप ये ऑप्टिकल फाइबर यूज कर सकते हैं। चलिए अब जो है क्वेश्चन नंबर 6 है कि जब किसी पुष्प का पराग उसी पौधे के पुष्प के जब किसी पुष्प का पराग उसी पौधे के पराग कोश वर्तिकाग्र में आंतरिक कर दिया जाए तो उसे क्या कहा जाता है। तो भैया खुद ही में अगर आया तो उसको ऑटोगैमी कहा जाता है, स्वयं युग्म। याद रखिएगा खुद में ही अगर है तो ऑटोगैमी करा जो हो जाता है। लेकिन अगर दूसरे से है, जैसे कीट से अगर है, तो कीट का भी एक वैल्यू होता है, जैसे नाम बोला जाता है, जैसे कीट परागन एंटोमोफिलिया, एंटो हो जाएगा मोफिलिया। बाकी पक्षी से आया तो भैया ऑर्निथो ऐसे करके फिलिया, बाकी आगे लिखना है। अगर जानवर से आया तो भैया जानवर जू फिलिया। अगर जल से आया, जल से पराग हुआ मतलब तो हाइड्रो मतलब ही जो हाइड्रो जहाँ लगेगा समझ लीजिए जल की बात कर रहे हैं। वायु से आया तो एनीमोफिलिया। और अगर चमगादड़ से आया तो ये आपका चिरप्टोरोफिलिया। शब्द सुनिएगा, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कीट से आया तो एंटोफिलिया, पक्षी से परागन हुआ तो आपका ऑर्निथोफिलिया, जानवर से हुआ तो जूफिलिया, जैसे हम लोग भी एक प्रकार का जानवर हुए तो हम लोग से होगा अगर परागन तो जूफिलिया, और जल से हुआ तो हाइड्रोफिलिया, और आपका
हवा से हुआ या वायु से, वायु या हवा बोलिए, एनिमोफिलिया, चमगादड़ से हुआ तो चीटोफिलिया। चलिए आगे और क्या हो सकता है, आगे देखते हैं। फेरेडेज मात्रक, फेरेडे मात्रक। अब फेरेडे जो है किसका मात्रक है, तो याद रखिएगा फेरेडे जो है जिसको हम लोग धरिता बोलते हैं, मतलब कंडक्टिविटी, याद रखिएगा कंडक्टिविटी बोलते हैं। तो C इजकल टू क्यू बाई भी होता है। क्यू आपका कूलम होता है और आपका ये वोल्टेज होता है, कूलम पर जो वोल्टेज होता है, कूलम पर वोल्टेज, यही आपका फेरेडेज बोलता है। इस चीज़ को याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं, ठीक है। अब ये जो है आपका, हालांकि धरिता शायद कैपेसिटेंस होता है, ये C कैपेसिटेंस है सॉरी, और क्यू बाई भी होता है सॉरी, तब तो L बराबर इंडक्टेंस होगा और L जो हेनरी को डिनोट करता है। तो याद रखिएगा इंडक्टेंस हेनरी को डिनोट करता है और आपका C जो है कैपेसिटेंस आपका फेराडे को डिनोट करता है। अब जो है आपका, अगर हिंदी में सुनिए तो विद्युत चालकता, विद्युत चालकता, विद्युत चालकता जो है, चालकता सीमेन, उसका मात्रक होता है सीमेंस। रेडियो सक्रियता, रेडियो सक्रियता, सक्रियता, ये आपका बैकुरल है, याद रखिएगा इसका मात्रक। विद्युत प्रेरण, इंडक्शन जिसको बोल रहे हैं, ये हेनरी होगा, हेनरी। ज्योति फ्लक्स, ज्योति फ्लक्स जिसको लूमेन बोलते हैं, ल्यूमिनेस इंटेंसिटी, ल्यूमेन हुआ। भूलिएगा नहीं, ये आपको बार बार रिपीट करा रहे हैं। तो ये सब आपका समुद्र की दूरी नॉटिकल माइल होता है, इस चीज़ को याद रखिएगा। तो ये सब आपका क्या है, एग्ज़ाम में पूछ सकता है, इसलिए बार बार शब्द को सुनिएगा, रिपीट कीजिएगा, तब याद होगा। धरिता। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 6 है, नहीं 8 है, कि कार्बन है तो इसका ऊपर क्या है, परमाणु द्रव्यमान और नीचे आपका परमाणु संख्या, कि एक परमाणु में मूलभूत कणों की कुल संख्या कितनी होती है। तो भैया एक परमाणु में मूलभूत कणों की कुल संख्या, तो मूलभूत कण कौन है, तो मूलभूत कण होता है इलेक्ट्रॉन, फिर आपका होता है प्रोटॉन, फिर होता है न्यूट्रॉन। तो भैया मूलभूत कण यही है, इलेक्ट्रॉन जितना होता है उतना ही प्रोटॉन, तो 6 + 6, और न्यूट्रॉन जो होता है वो आपका 14 नहीं, ये भी आपका 8 होता है न्यूट्रॉन। आप देख लीजिए 6 आपका नीचे वाला एटॉमिक नंबर, परमाणु संख्या, और वही परमाणु जो है क्रमांक, और वही आपका इलेक्ट्रॉन की संख्या, वही प्रोटॉन की संख्या होती है। और ऊपर जो है आपका माइनस कीजिए, 14 जो है ऊपर द्रव्यमान है, तो 6 तो खुद प्रोटॉन होगा, प्लस आपका 8, तो ये 8 आपका न्यूट्रॉन होगा, +8, तो 8 से 14, 14 6 20, तो ये आपका 20 आंसर हो जाएगा। अब जो है क्वेश्चन नंबर आपका क्या है, क्वेश्चन नंबर, अच्छा ये मूल कण है, तो प्रतिकण कौन है, प्रतिकण कल को एग्जाम में पूछ सकता है। तो भैया प्रतिकण आपका पॉजिट्रॉन है, इसको और डिटेल में कभी पढ़ाएंगे। पॉजिट्रॉन, फिर का एंटी प्रोटॉन, एंटी प्रोटॉन, फिर आपका एंटी न्यूट्रॉन, ये सब आपका क्या है, प्रतिकण है। क्वेश्चन नंबर आपका 10 क्या है, ऊर्जा प्रभावित नहीं होता। तो भैया ऊर्जा जो है कब प्रभावित नहीं होता, यही पूछ रहा है। तो भैया जो है आपका अप्रगामी तरंगों द्वारा, अप्रगामी तरंगों द्वारा जो है ऊर्जा प्रभावित नहीं होता, इस चीज़ को याद रखें। अच्छा 9 नंबर आपका छूट गया। 9 नंबर देखिए, यदि वातावरण के दाब में वृद्धि कर दी जाए तो भाप में क्या गुप्त ऊष्मा होगा। तो याद कि वातावरण में दाब को वृद्धि कर दिए, दाब बढ़ा दिए वातावरण में, तो भाप का गुप्त ऊष्मा कम हो जाएगा, भाप का गुप्त ऊष्मा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। अच्छा अब वही बात है कि अगर बोलेगा कि भाप जो है वाष्पन, अगर भाप का वाष्पन की गुप्त ऊष्मा कितना होती है, तो 540 कैलोरी पर ग्राम, और बर्फ का गलन गुप्त ऊष्मा होती है ठीक 80 कैलोरी पर ग्राम। तो ये भाप का है, बर्फ का है, ये भाप वाला है वाष्पन, और ये बर्फ का गलन का गुप्त ऊष्मा। चलिए 80 है, बर्फ 80, और यह आपका याद रखिए वाष्पन का है। चलिए आगे है आपका क्या है, ये जो है
ये आपका कम हो जाएगा। याद रखिए, वातावरण में अगर दाब में वृद्धि कर दी जाए तो भाप में गुप्त ऊष्मा कम हो जाता है। ठीक है। जल के दाब बढ़ाने से बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है। ऊर्जा प्रभावित नहीं होता तो अप्रगामी तरंग। याद रखिएगा, एक होता है अप्रगामी, एक होता है प्रगामी। अब यहाँ पे सवाल होता है कि अप्रगामी क्या है। तो याद रखिएगा, अप्रगामी जो है ये तरंग ऊर्जा का संचरण नहीं करता। तो अप्रगामी तो नहीं ऊर्जा, ऐसे करके याद रखिए, ज़्यादा बेहतर होगा। दूसरा ये क्या है, जो आपका निस्पंदन का जो कण होता है वो आपका विराम स्थिति में होता है, और सभी कण जो है एक साथ मध्य स्थिति से गुजरते हैं। याद रखिएगा, शब्द को सुनिएगा, सभी मध्य स्थिति में गुजरते हैं। अप्रगामी ये हो गया। अब आते हैं प्रगामी में। प्रगामी क्या है, तो वही बात है, उल्टा, इसमें ऊर्जा का संचरण होता है। कोई प्रगामी में कोई जो है आपका बिंदु विराम अवस्था में नहीं होता, कोई बिंदु विराम में नहीं, और सभी कणों का आयाम इससे समान रहता है। आयाम जो है, आयाम समान। तो यही आपका अप्रगामी प्रगामी में अंतर है। अब आते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 11, उत्तल लेंस की फोकस दूरी। उत्तल लेंस का फोकस दूरी होती है, तो एक होता है अवतल लेंस, एक होता है उत्तल लेंस। अब सवाल यहाँ है कि उत्तल लेंस की फोकस दूरी अधिकतम होती है, तो ये आपका लाल प्रकाश के लिए। उत्तल लेंस की फोकस दूरी कहाँ अधिकतम होती है, तो लाल प्रकाश के लिए। इस चीज़ को याद रखना है। याद रखिए, 1/f जो होता है वो μ-1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। ये जो है आपका लेंस का फॉर्मूला तो होता ही है, लेकिन मेन लेंस का फॉर्मूला आपको जो एग्ज़ाम में पूछेगा 1/b माइनस 1/u होगा। चलिए, अब यहाँ पर क्या है, क्वेश्चन नंबर 12, एक परमाणु पर कुल आवेश +2 है। इसका मतलब कहीं ना कहीं वह परमाणु, मान लिया जाए कोई x परमाणु है, आवेश +2 है, इसमें 28 इलेक्ट्रॉन तथा 30 न्यूट्रॉन है, तो इसकी द्रव्यमान संख्या क्या है। तो भैया 28 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन यहाँ पे -2 आपको देना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे प्लस चार्ज है, तो समझ लीजिए ये किसी को दिया है। अब प्लस न्यूट्रॉन है तो न्यूट्रॉन 30 है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये इतना हो जाएगा, 26 + 30 आपका 56, तो 56 आपका आंसर हो जाएगा। एक सेट कुछ देर पहले जो है पिछले सेट में आपको ऐसा क्वेश्चन आया है, 1-2 सेट में, इसलिए इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। अब जो है आपका क्या है, डीएनए किस पर हाइपर क्रोमोसिटी दर्शाता है। डीएनए किस पर हाइपर क्रोमोसिटी दर्शाता है, तो याद रखिएगा, ये जो है आपका हीटिंग पर दर्शाता है। याद रखिएगा, हीटिंग पर दर्शाता है। इस चीज़ पर आपको ध्यान में रखना है। तीसरा नंबर है आपका राइबोसोम्स की संरचना। अच्छा, डीएनए में क्या होता है हम आपको बताए थे, ATC और ATCG। याद रखिएगा, ATCG। और आरएनए में जो है ना, AT थायमिन के जगह आपका AUCG, यूरेसिल हो जाता है। याद रखिएगा, तो ये आपका एग्जाम में पूछता है, इसलिए आपको बताया है। राइबोसोम्स की संरचना होती है, तो भैया राइबोसोम्स आरएनए तो होता ही है, जहाँ डीएनए वहाँ नहीं होगा। ये डीएनए इसमें भी है, डीएनए इसमें भी है, और प्रोटीन भी होता है। तो ये तो खैर अच्छा क्वेश्चन है, ये बार बार रिपीट होता है। राइबोसोम्स का जो शब्द दिया है वो याद रखिएगा, वो पैलाडे ने दिया है 1955 में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, 15 का, वासोप्रीन जो है संबंधित है वेसोप्रेसिन। याद रखिएगा कि है
इसको हम लोग ADH हार्मोन्स भी कहते हैं। क्या है? एक एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन है, याद रखिए एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन्स है। इस चीज़ का आपको ध्यान में रखना है। वासोप्रेसिन अथवा एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन्स वक्र की वाहिना एवं कोशिका में जल का अवशोषण को नियंत्रण करती है। तो ये जल के अवशोषण को नियंत्रण करती है। अब किडनी में जल का अवशोषण वासोप्रेसिन द्वारा किया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 है कि निम्नलिखित में कौन सा प्लेनेटरी बॉडी के लिए केपलर के नियम से एक नहीं है? तो भैया पहला, दूसरा और टोटल 3 नियम दिया था। 3 नियम में पहले तो आपको एक एरिया वाला नियम बता देते हैं कि ये जितना एरिया होगा वो इसके एरिया के बराबर होगा। दूसरा, T² हमेशा जो है प्रोपोर्शनल टू AQ के बराबर होता है। इसको आवर्तकाल का सिद्धांत नियम बोला जाता है। इसको नियत क्षेत्रफल परिवर्तन के दर का नियम बोला जाता है। और पहला जो है, कक्ष हमेशा दीर्घकालीन होता है। पृथ्वी या सूर्य है, सूर्य के चारों ओर जो कक्ष पृथ्वी चारों ओर जो घूमती है सूर्य के, तो वो आपका इलिप्टिकल पाथ पे घूमती है, दीर्घवृत्ताकार पे घूमती है। तो पहला, दूसरा, तीसरा नियम यही बोला। अब जरा देखते हैं क्या बोलता है, कौन गलत है। एक ग्रहपिंड 2 केंद्रक बिंदु में से एक पर सूर्य और साथ एक अंडाकार होता है। सही है। एक ग्रह और सूर्य के जोड़ने वाली जो एक रेखाखंड समय के बराबर अंतराल के दौरान बाहर बराबर क्षेत्रफल में होती है, ये आपको अभी जस्ट बताएं सबसे पहले। उसके बाद आपका अब जो है क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर सी, एक ग्रह के कक्ष अवधि का वर्ग गिरिपथ के अर्ध प्रमुख धुरी के घन के अनुपाती होता है। तो ये आपका अनुपाती है। अब लास्ट में चूंकि सब सही है तो इसका मतलब ये गलत होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं। नाइट्रस ऑक्साइड जिसको लाफिंग गैस बोलते हैं, फार्मूला याद रखिएगा N2O होता है। एग्जाम में आपसे पूछता है कभी कभी। तो बोल रहा है गैस का उत्सर्जन किस उद्योग से होता है? तो याद रखिएगा नायलॉन उद्योग में नाइट्रोजन का उत्सर्जन होता है। ये आपका बहुत अच्छे जो है एक गंध पैदा करती है जो आपको हंसने पे मजबूर कर देती है। 18 नंबर है कि 8 वाट प्रतिरोध का कोई विद्युत हीटर मेष में 2 घंटा, अच्छा पहले ही H बराबर होता क्या है? H बराबर I² RT होता है। ये फार्मूला याद रखिएगा हीट का। अब ज़रा देखते हैं आगे क्या हो सकता है। H हमको क्या चाहिए? पहले हीटर से उत्पन्न ऊष्मा की दर, तो यही H चाहिए। अच्छा ऊष्मा की दर है मतलब डिवाइड बाई T करना होगा, तो T से T कैंसिल हो जाएगा। इसका मतलब अगर ऊष्मा की दर ना लिखा रहता, सिर्फ ऊष्मा लिखा रहता, तब ये आंसर होता। लेकिन अब दर है, दर मतलब डिवाइड बाई T कीजिए। तो I² R H बराबर I² R। I का वैल्यू क्या है? तो I का वैल्यू 15 जो है, I मतलब 15, I करंट होता है तो 15 का स्क्वायर तो होगा ही, गुना R क्या है? तो R तो भैया नहीं निकला है। R कैसे? R दिया हुआ है क्या? अच्छा प्रतिरोध है, याद रखिए ये क्या है? प्रतिरोध है। हालांकि 8 वाट नहीं होना चाहिए, ये गलत है। तो ये आपका 15 225 और 225 गुना 8 आपका 25 8 200, 2 गो शून्य डालिए, 2 8 दूनी 16, 25 8 तो 200, तो 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, 16 17 18, तो 1800 जूल पर सेकेंड आपका हुआ। अब आया आपका लौह अयस्क की सांद्रता किस विधि द्वारा किया जाता है? लौह अयस्क की सांद्रता याद रखिएगा, लौह अयस्क की सांद्रता जो है आपका चुंबकीय उपचार विधि द्वारा, वैसे भी लोहा है, लोहा चुंबक से सटेगा। अगर कोई ऑप्शन नहीं पता है तो चुंबक के आप उपचार मार सकते हैं। अब लोहा जो है, लोहा का अयस्क याद रखिए एक है मैग्नेटाइट होता है, मैग्नेटाइट Fe3O4, हेमाटाइट Fe2O3, ल्यूमोनाइट FeO और आयरन पैराइड ये FeS2।
चलिए, ये सब आपका एग्जाम में पूछ सकता है, इसीलिए हम आपको रिपीट करवाएं। क्वेश्चन नंबर 20 है कि समुद्री घास निम्नलिखित तत्व का मुख्य और महत्वपूर्ण स्रोत कौन है? तो भैया आयोडीन ही है। इसके अलावा समुद्री घास में आयोडीन के अलावा ज़्यादा और कुछ मिलता नहीं है। चलिए, अब जो है लिमनेरिया जो है शैवाल नाम का, वही जो है आयोडीन की प्रमुख स्रोत है। मतलब लिमनेरिया एक शैवाल है, एल्गी है, और वही जो है सबसे ज़्यादा इसको समुद्र में आयोडीन देता है। क्वेश्चन नंबर 21 है, निम्नलिखित में कौन सा आयन कार्बन परमाणु के सम इलेक्ट्रॉनिक है? सम इलेक्ट्रॉनिक मतलब कि सबका इलेक्ट्रॉन समान हो। आप बताइए, Na में जो है, Na में सोडियम है, तो सोडियम वैसे भी आपका कितना होता है? सोडियम का परमाणु संख्या आपका 11, चूँकि प्लस है तो एक माइनस हुआ होगा, किसी को दिया होगा, तो ये 10 हो गया Na प्लस का। हम खुद ही निकाल के देख लेते हैं। फिर आपका Al3 प्लस, एलुमिनियम 3 प्लस, इसका मतलब जो भी होगा एलुमिनियम, वैसे आपको बता देते हैं एलुमिनियम 13 होगा। अब प्लस है तो -3 होगा, क्योंकि 3 किसी को दिया होगा, तो ये भी 10 होगा। तो दोनों तो वही है। कौन सा आयन? अच्छा, कार्बन परमाणु के सम इलेक्ट्रॉनिक है, तो ये नहीं है। कार्बन का पहले देख लेते हैं। कार्बन का 6 है, तो और दूसरा जो भी हो उसका 6 होना चाहिए। जैसे नाइट्रोजन जो है आपका, नाइट्रोजन क्या है? तो याद रखिएगा, नाइट्रोजन आपका 5 होता है। नाइट्रोजन आपका 5 होता है, नाइट्रोजन आपका 7 होता है, सॉरी। और प्लस है तो -1 होगा, क्योंकि प्लस में किसी को आप दे रहे हैं। याद रखिए, जहाँ भी प्लस है उसको -1 करिए। जैसे कि यहाँ +3 है तो -3 कीजिए, +1 है, यहाँ +1 है तो -1 कीजिए। चाहे +2 है तो -2 कीजिए, लेकिन -2 है तो उसको जोड़िए। जैसे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन में जो है आपका कितना है? एक तो ऑक्सीजन खुद होता है आपका 8, और चूँकि 2 इलेक्ट्रॉन और ऐड हुआ है तो +2, ये आपका 10 हो गया। लेकिन एक नाइट्रोजन ही है जो कि 6 है, जो कि कार्बन के इक्वल है, तो यही आपका आंसर होगा। सम इलेक्ट्रॉनिक मतलब इलेक्ट्रॉन जिसका समान हो, तो कार्बन का इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन एंड प्लस के समान है। बायोचिप जो है, अब ये क्या हो गया? चलिए, ये जो है आपका AUG, अभी कुछ देर पहले जो बताए थे, ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। बायोचिप में क्या होता है? तो भैया बायोचिप में जो है आपका RNA, DNA और प्रोटीन होता है। चलिए, बायोचिप में क्या होता है? RNA, DNA और प्रोटीन होता है। ACYUT भारत के निर्मित प्रथम मानव आकार का रोबोट है। और रोबोट सबसे पहले जो है आपका, जिसका विकास मानव शरीर एकदम इंसान जैसे, तो आपका सोफिया है, जो कि बहुत वायरल हुई थी, सऊदी अरब की है। तो RNA, DNA प्रोटीन होता है। इंदिरा क्या है? तो याद रखिए, इंदिरा जो है आपका रडार भी है, और इंदिरा याद रखिए एक्सरसाइज भी हो। दो जो है क्या है, दो इंडिया और जो है रसिया के बीच जो है आपका युद्ध होता है। अच्छा, रडार का फुल फॉर्म आपको बताए थे, रेडियो डिटेक्टिंग एंड रेंजिंग। याद रखिए, बार बार रिपीट करते हैं, रडार का रेडियो डिटेक्टिंग एंड रेंजिंग। चलिए, क्वेश्चन नंबर 24 क्या है? निम्नलिखित में कौन सा ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम GPS से संबंध सत्य नहीं है? तो यह चक्रवात की भविष्यवाणी कर सकता है, तो भैया चक्रवात की भविष्यवाणी नहीं कर सकता है GPS। अंतरिक्ष आधारित नेविगेशन प्रणाली क्या है? हाँ। वाहनों और आवाजाही की नक्शा तैयार करता है, हाँ है। यह कार के नेविगेशन में यह काम करता है, लेकिन भैया चक्रवात जो है आपका नहीं करता। चलिए, किस वस्तु के, लास्ट क्वेश्चन आपका, किस वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर नियत है? वेग में परिवर्तन V/T, इसी को हम लोग त्वरण कहते हैं। तो आप बताइए क्या हो सकता है? तो वेग में परिवर्तन कब होगा? जब प्रारंभिक, इसका औसत कितना होगा? तो प्रारंभिक जो भी वेग है u, अंतिम वेग v, और डिवाइड बाय क्या है? योग का आधा v प्लस u/t, आपका यही है वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर। ठीक है, तो ये आपका अंतर, तो वैसे प्रारंभिक अंतिम वेग गुणनफल नहीं होगा, अंतिम वेग नहीं यार, परिवर्तन है, औसत लिखा हुआ है, औसत हमेशा /2 होता है। तो ये हमको ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। चलिए, अब जो है क्वेश्चन
कंप्लीट हो गया है। इसको आप याद रखिएगा, कुछ कुछ क्वेश्चन रिपीट होता है जो कि आपके लिए फ़ायदा ही है, दोबारा पढ़ने को मिल जाता है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए। आप अपने दोस्तों से इसको शेयर कर सकते हैं।